मिशन है शेयर होल्डर को प्रॉपर रिटर्न देना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और स्टाफ को सेटिस्फाई करना है. दैट मीन्स द मिशन स्टेटमेंट इज फोकसिंग ऑन 3 types of stakeholder majorly. Not talking about suppliers, not talking about other stakeholders, community and all that. और उसके लिए उन्हें 3 measures भी लिया और 3 बताया. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई the CEO would like you to evaluate the relationship between mission, critical success factor and KPI. CEO की इच्छा है कि आप इवैल्यूएट करो. इवैल्यूएशन का मतलब होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज. आप इवैल्यूएट करो द प्रोस एंड कॉन्स. द सीईओ वुड लाइक यू टू इवैल्यूएट द रिलेशनशिप बिटवीन मिशन, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड केपीआई एंड टू मेक जस्टिफाइड रिकमेंडेशन फॉर एनी चेंजेस दैट कुड बी मेड टू इट्स सीएसएफ एंड केपीआई. और साथ में आपको जस्टिफाइड रिकमेंडेशन भी देना है फॉर एनी चेंजेस that could be made to critical success factor and KPI. मतलब मेरे हिसाब से there are 2 parts कि आपको critical success factor, KPI और मिशन का मिंगल बताना है, how they are interrelated by taking the example of SE, and at the same time you need to say that what changes in the CSF and KPI required. So when you evaluate, when you say cons, pros, cons, तब in that case आप वो सब बातें बोल सकते हैं. ये इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट था. लेकिन फिर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में अलाइनमेंट मींस रिलेशनशिप ओनली बिटवीन द मिशन, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड केपीआई एंड चेंजेस टू द सीएसएफ. ऊपर जो सीईओ पूछ रहा है वही तो क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन इज दैट ओनली. फिर उसके बाद जाते हैं यहां सेकेंड पार्ट में. बेंचमार्किंग बोला. बेंचमार्किंग हम लोग नॉर्थ और साउथ, इवन दो वी हैव 2 more divisions, but we are doing benchmarking of north in respect of comparison to south because maybe south is our best performer. और फिर उन्होंने बोला the CEO would like you to use KPI given in the scenario. यहां नीचे KPI दिया हुआ है, average numbers वगैरह, all those KPI are given. So the CEO is asking you, like you to use the KPI given in the scenario plus other relevant measures. KPI given in the scenario plus other relevant measures. Because आप अगर ध्यान दोगे तो KPI के अंदर कस्टमर्स कितने आते हैं, देन एवरेज नंबर ऑफ मिनट्स बिटवीन कस्टमर्स, ये हम लोग का ऊपर वाला ही CSF KPI है. एवरेज प्राइस पर मील ऊपर वाला ही है और स्टाफ टर्नओवर ऊपर वाला ही है. दिस इज डिफरेंट. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, रेटिंग, एवरेज दिस. अब ध्यान देंगे तो कुछ KPI ऊपर जो था वो है average number of customers different, average wage compared to similar, these are different KPI. इन्होंने यहां पर ऊपर जो लिखा उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है. So for that reason they are asking you that CEO would like you to use KPI given in the scenario plus any other relevant measures to benchmark the north against the east. The CEO would like you to use the KPI given in the scenario. आपको टेबल में जो KPI है उनको यूज करना है. The CPO you like to use the KPI given in the scenario plus other relevant measures to benchmark the north against the south. उन्होंने अदर मेजर्स भी दिया है नीचे जो कि हमारे CSF KPI नॉर्मली से रिलेटेड नहीं है. आपको उनको यूज करना है टू इवैल्यूएट नॉर्थ अगेंस्ट साउथ. He would also like you to evaluate, फिर से evaluate आ गया, the approach to benchmarking used. जो उन्होंने benchmarking approach यूज किया है आपको उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि क्या उससे नॉर्थ बढ़िया हो जाएगा, साउथ बढ़िया हो जाएगा, या क्या चेंजेस, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बेंचमार्किंग बताना है. द अप्रोच ऑफ बेंचमार्किंग उन्होंने शॉर्ट में यहां बोला द बेंचमार्किंग एक्सरसाइज एंड द अप्रोच टू बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग एक्सरसाइज एंड द अप्रोच टू बेंचमार्किंग. अप्रोच हमने लगाया इंटरनल बेंचमार्किंग. देयर आर अदर बेंचमार्किंग टेक्निक्स आर देयर. आपको उनको इवैल्यूएट करना है, बताना है कि बेंचमार्किंग करने से फायदा होगा, नहीं होएगा, क्या है. प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म एंड कॉमर्शियल एक्यूमेन. तो एनालिसिस, इवैल्यूएशन मतलब आप इनके बारे में लिख रहे हो,
ऊपर में जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई दिया हुआ है, लिख रहे हो, समझा रहे हो, आप एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, एग्जामिनर चाहता है। स्केप्टिमिज्म, आप अगर बोल रहे हो कि बेंचमार्किंग अच्छा नहीं है, आप अगर बोल रहे हो कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये भी होने चाहिए, आप इनडायरेक्टली स्केप्टिमिज्म हो कि जो है वो इनफ नहीं है, देयर इज फर्दर डिटेल्स रिक्वायर्ड। कॉमर्शियल एक्यूमेन, आप जो भी बोल रहे हो क्या वो कंपनी को कैसे हेल्प करेगा, how the company share prices will starts increasing, how the company will be able to compete with their competitors better by saying your answer relating to KPI, CSF, mission और benchmarking। आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये बिजनेस में हेल्प करेगा? कुछ अलग से नहीं लिखना है, लेकिन इन बातों का इनडायरेक्टली आपके आंसर में कवरेज होना चाहिए, so that I will be giving you extra marks out of 5। जब आप इंस्टीट्यूट का आंसर्स पढ़ोगे तो इंस्टीट्यूट्स बोलता है कि आपको ये 5 नंबर तब मिलेंगे जब एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट ने आंसर्स एज पर रिक्वायरमेंट कवर किया है। इसका मतलब एक्चुअली दोनों क्वेश्चन में जो पूछा गया आपने कवर किया है, आपने जो भी डेटा दिए हुए हैं उनका एनालिसिस प्रॉपरली किया है। आप बहुत जगह ऐसा चीज बताए हो जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जिसको फर्दर डिटेल चाहिए, और आप वो सारी चीजों को बिजनेस से को रिलेट करके एक्सप्लेन किए हैं। तो अब एग्जामिनर आपको ये 5 में से मे बी 1 और 2 मार्क्स, मे बी 2 to 4 मार्क्स, मे बी 5 out of 5 आपको देगा। वो प्रोफेशनल मार्क्स आपको अलग से अलॉट करेगा। आपको प्रोफेशनलिज्म के लिए अलग से लिखना नहीं है, but examiner will be allotting you professional marks separately. This is already there in ACCA SBL subject strategic business leader reporting। वो strategic business reporting में 100 नंबर में 20 नंबर प्रोफेशनलिज्म ऑलरेडी होता है, तो वो 20 मार्क्स अलग से स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है कि उसने प्रोफेशनलिज्म कवर किया कि नहीं किया। ऑन दैट बेसिस प्रोफेशनल मार्क्स आर गिवन। जो मैं हरदम बोलता हूं, सिंस इट इज थ्योरी, मैं आपको मान लीजिए 25 में 15 दे रहा हूं, हो सकता है सम अदर टीचर कुड हैव बीन गिवन यू, मे बी गिविंग यू 16 और 17, मे बी 14, बट मैं अगर आपको 15 दे रहा हूं तो 20 कोई नहीं देगा। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, बिकॉज स्लाइटली सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व, दैट वी कांट स्टॉप, दैट द एग्जामिनर इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो 5 to 7% हियर एंड देयर पॉसिबल, कि अगर आपका 50 नंबर आता है तो 50 का 5% 53 तक आ सकता है, 47 भी आ सकता है। थोड़ा बहुत इधर उधर 2-4 नंबर आप उसके लिए फाइट नहीं कर सकते, बट हम लोग को यह सोचना है कि वी शुड ऑलवेज स्कोर आउट ऑफ 25 15 प्लस। हमें 15 नंबर से ज्यादा लाने का हर समय चेष्टा करनी है, जिससे फेल का टेंशन ना हो, बिकॉज 50% इज पास मार्क्स। इफ यू आर जनरली स्कोरिंग 15 प्लस, that means there is no tension that you will not be able to pass the exam। उसके लिए सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं सब करना होगा। टाइम बाउंड स्टडी, इवैल्यूएशन, improving on your performance regularly, doing the mock papers in 3 hours, at least 3 papers, उनका भी प्रॉपर इवैल्यूएशन, जहां डाउट है वहां पूछना, then in that case कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज ओपन एंडेड थिंग, थ्योरी। आप अच्छा से सुंदर से फीलिंग लाना सीख गए तो आप इन दैट केस बढ़िया परफॉर्म करोगे। अब है, मान लीजिए ये वाला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सबका चेक कर लिया है मैंने, और मैंने दूसरा वाला तो कुणाल का चेक कर लिया, बट और लोगों ने बहुत लेट से सबमिट किया, तो मैं कैसे चेक करूं? आई विल डू। लेकिन इफ समबडी इज डूइंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, अब बाद में सबमिट नहीं करना है। जब ऑलरेडी हम लोग इतना टाइम क्लास में दे रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वापस से आप इस आंसर को सबमिट करके क्या करोगे? फिर तो वही हो गया जो पहले आई मीन टू से जनकृत ने किया था। हम पूरा डिस्कस कर लिए 3 घंटे, फिर वो आंसर लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। दैट तो यू ऑलरेडी नो। नाउ सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। कुणाल जी, मेरे को आपके आंसर दोनों में ऐसा लग रहा है कि एक चीज है, थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाने की चेष्टा करनी है।
थोड़ा सा ट्राई, और सेकंड वाले में तो थोड़ा ज्यादा, इवन दो यू हैव रिटन एग्जैक्टली द टाइम जो मैंने अलॉट किया। आपने पहला वाला आंसर कुछ 57 में सबमिट किया, 55 में सबमिट करना था, तो हो सकता है मेल खोलकर चेक वगैरह करने में थोड़ा 1-2 मिनट लग गया, चलेगा। तो आपने एग्जैक्टली टाइम पे सबमिट किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्पीड और थोड़ा, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि 45 मिनट्स अगर हमारे पास टोटल में है, 10 मिनट्स हम रीडिंग में लगाएंगे मोटा मोटी, तो हम 35 मिनट्स आंसर लिखेंगे। 35 मिनट्स मींस 35 इंटू 1.5, अराउंड 50 लाइन। तो आप जो आंसर लिख रहे हैं मोटा मोटी 40-45 लाइन्स हो रहा है। थोड़ा 5-7 लाइन और लिखने से लेवल और बढ़िया हो जाएगा, तब इन दैट केस योर 15 के ऊपर ही नंबर आएगा, गारंटी है, 15 से कम नहीं आएगा। ठीक है। इन योर आंसर द बेस्ट थिंग यू हैव अंडरस्टूड एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट क्रिटिकली, कि भाई कोई भी क्वेश्चन के अंदर, सेकंड वाला में बहुत अंदर में छुपा हुआ चीजें था, इसमें थोड़ा कम था, तो आपने रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझा है। तो जब रिक्वायरमेंट अच्छे से समझा है तो आंसर बढ़िया आएगा ही। अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने बोला कि आप तीनों को मिंगल करिए, मेरे को लगता है कि मिंगल ऑफ मिशन, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और केपीआई कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर इज सेइंग दैट मार्क अलॉट करने के टाइम पे एग्जामिनर इज सेइंग दैट definition and general discussion of relationship between mission, critical success factor and KPI up to 2 marks. तो आपने जो मिशन स्टेटमेंट लिखा चलेगा, लेकिन उसका को रिलेशन CSF और KPI से एक लाइन लिखकर बोलना था, 1-2 लाइन लिखकर, कि जो हमारा मिशन है दैट इज लॉन्ग टर्म। व्हाट इज मिशन? Which business we are in, how we will grow in our business, how we will serve our stakeholders, हमने वो कवर किया है, लेकिन वो अचीव होगा कैसे? When we set targets, the targets based on critical areas relating to stakeholders, shareholders, customers, financiers, और वो टारगेट अचीव होगा कैसे? जब आप उसको मेजर करोगे। फॉर मेजरमेंट पर्पस वी रिक्वायर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हमें वो चाहिए। ये वाला चीज Kimberly, you have written in the best possible way. The relationship you have explained very well, but since you have submitted the answer in double time, so there is, I am not questioning that maybe you started late, but फिर भी मेरे पास तो आंसर आपका डबल टाइम में आया ना, तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि whether you are better than Kunal or not? As far as answer wise it is okay, it is better, but then I cannot say that you are better than Kunal because I didn't get your answer in 45 minutes and not even 47-48, because आपका आंसर मेरे को सबसे लास्ट में मिला, इवन सुब्रत एंड वो लोग दे दिए उसके बाद आप दिए। सो फॉर दैट रीजन इट इज नॉट अ प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन यू एंड कुणाल और अदर्स। ओके, जिसने समय पे आंसर लिखकर नहीं दिया उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो पा रहा है। सो आई मीन टू से दैट कि आपने वो चीज बढ़िया लिखी है, लेकिन कुणाल वो चीज को सुंदर कर सकता था। फिर उसके बाद जब हम लोग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर केपीआई बता रहे हैं, तो कुणाल ने वो तीनों केपीआई जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, द टेबल दे हैव गिवन, टेबल नॉट लास्ट वन, द फर्स्ट टेबल, कि फॉर द 3 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर दीज आर द 3 केपीआई। कुणाल ने उन तीनों को एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन में उनका इवैल्यूएशन अंदर चल रहा है। उन्होंने बताया कि ये केपीआई से क्या अचीव कर पाएंगे हम, और इस केपीआई को कैसे चेंज करना है, क्या दूसरा चीज हमें क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बनाना है, उन्होंने अच्छे से बोला। तो मैंने सब जगह उनको 2-2 नंबर दिया, बिकॉज इंस्टीट्यूट का मार्किंग गाइडलाइंस बोल रहे इवैल्यूएशन ऑफ द रिलेशनशिप 1 मार्क पर पॉइंट अप टू अ मैक्सिमम 6 मार्क्स, both positive and negative aspects, changes in the CSF KPI 1 mark up to maximum of 4 marks। मेरे को ऐसा लगता है कुणाल जी, आप अगर और एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा CSF क्या होएगा, कहीं कहीं पर लिखा है आपने, लेकिन उसको थोड़ा और इलैबोरेट करते तो नंबर 7 के बदले 9 करीब पहुंच जाता। बट इट इज नॉट बैड, बिकॉज आपने फिर भी कवर किया कि
इवैल्यूएशन आपका कवर हो रहा है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है आपने बताया, केपीआई से रिलेट किया, उसके अंदर क्या चेंजेस चाहिए इवैल्यूएट किया, अच्छा लिखा आपने। फॉर दैट रीजन 70% मार्क्स, नॉट बैड। बट सेकेंड वाले में थोड़ा गड़बड़ हो गया। सेकेंड वाले के अंदर क्वेश्चंस ने पूछा है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, 1 mark per KPI additional measure up to a maximum of 6 marks, 6 marks for evaluation, both pros and cons should be covered with 1 mark being awarded for each relevant point। अभी यहां पर क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि बेंच मार्किंग, पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऊपर अगर जाते हैं तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि आपको बेंच मार्किंग करना है नॉर्थ और साउथ के लिए, और आपको बेंच मार्किंग से फायदा है कि नहीं वो आपको बताना है। तो आपका आंसर में आपने यू कैन से जो अलग अलग पॉइंट्स है मोटा मोटी कवर किया, उतना इवैल्यूएशन उसमें नहीं आया। और फिर उसके बाद जब आपने इवैल्यूएशन ऑफ बेंच मार्किंग किया, मेरे को लगता है ये इवैल्यूएशन जैसे मैंने 4 में समझ लीजिए 2 दिया यहां, तो 2 के बदले यू कुड हैव स्कोर 3 और 4 अगर मोर इवैल्यूएशन होता। और ऊपर में भी जो आपने पॉइंट्स ये सब एक्सप्लेन किए, ये पॉइंट्स थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन है, और एक्सप्लेनेशंस चाहिए और डिटेलिंग चाहिए कि ये खराब क्यों है, अच्छा क्यों है। मेरे को ऐसा लगता है कि बेंच मार्किंग हम लोग केवल इंटरनल कर रहे हैं। अगर हम लोग कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग करते, मान लीजिए मैंने लिखा कॉम्पिटिटर, लेकिन कैसे करूंगा कॉम्पिटिटर बेंच मार्किंग, इंडस्ट्री का डेटा पता लगाएंगे, बिकॉज वी आर लीडर, वी आर हैविंग 4 डिविजन्स फर्दर ऑल्सो, तो हम केवल 2 का ही कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। और जब हम इंटरनल बेंच मार्किंग करते हैं, हम अपने आप में ही खुशी हैं, हम अपना काम, जैसे मान लीजिए हम इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप में ही आंसर लिखकर खुशी हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। वी नीड टू चेक व्हाट अदर्स आर डूइंग, वी आर ऑलरेडी आवर प्राइसेस आर गोइंग डाउन। तो हमें बेंच मार्किंग और डिटेल में करना होगा, या बेंच मार्किंग नहीं करना होगा, बजट वेरिएंस वगैरह निकालना होगा। हमें यह सोचना है कि उसमें पैसे लगेंगे, बट इट विल बी हेल्पिंग इन द लॉन्ग रन ग्रोथ, बिकॉज दिस इज अ वेरी डायनामिक इंडस्ट्री। हर समय कुछ ना कुछ नया चीज इस इंडस्ट्री में आती रहता है, तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन और डिटेल में डालना है। आई कैन सी लेंथ तो खराब नहीं है, फिर भी मैंने 50% दिया। एंड सिंस यू हैव कवर्ड द इवैल्यूएशन, द स्केप्टिमिज्म इज देयर, आपने किया है और बिजनेस से को रिलेट किया है, तो मैंने आपको 3 नंबर 5 में प्रोफेशनलिज्म के लिए दिया है। लेकिन अगर थोड़ा सा लेंथ बढ़ाते हैं और थोड़ा सा चीजों को और बेटर करते हैं, देन इन दैट केस आपका और बेटर नंबर आ जाएगा। बट 15 इज नॉट बैड, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट यू स्कोर 15 नॉट बैड। और बढ़िया किया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन स्लाइटली मोर राइट अप, और थोड़ा सा अगर बेंच मार्किंग का डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉस कॉन्स क्या है, वो अगर और बेटर हो जाए तो और बेटर मार्क्स मिलेगा। देन कम्स आई विल से शिशिर जी, आपने आंसर सबमिट किया बहुत लेट से, तो वैसे ही मैं इसको वैसा नहीं बोल सकता कि कुणाल से कंपेयर, बट ये चीज का एग्जाम में जरूरत नहीं है, पार्ट बी में, ये पार्ट ए में जरूरत है, बिकॉज दे हैव कवर्ड कम्युनिकेशन स्किल इन पार्ट ए, नॉट प्रोफेशनलिज्म कवर्ड इन पार्ट बी। आप सीधा सीधी आंसर चालू करो। फिर उसके बाद आपने मिशन सीएसएफ केपीआई को रिलेट किया, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है को रिलेशन और बेटर होना चाहिए, तो मैंने इसमें भी आपको 2 नंबर आपको भी नहीं दिया। फिर आपने अलग अलग केपीआई को एक्सप्लेन करना चालू किया। आई लाइक्ड योर एक्सप्लेनेशन बेटर देन कुणाल, इसलिए मैंने 1 नंबर आपको ज्यादा दिया। लेकिन इवैल्यूएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया कि वी आर राइटिंग द फर्दर सीएसएफ ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। कस्टमर के लिए केवल डिलीवरी और वो होने से हो जाएगा, और भी होना चाहिए, स्टाफ के लिए और होना चाहिए। तो मेरे को लगता है जो फर्दर सीएसएफ है वो और लिखते, लेकिन फिर भी नंबर बहुत बढ़िया मिला है, बिकॉज आपने जब ऊपर में सीएसएफ लिखा है उन चीजों को कवर किया है। सो 8 आउट ऑफ 10 इज, यू कैन से वेरी गुड मार्क्स। जब बेंच मार्किंग में गए
तो बेंचमार्किंग आपने समझाना चालू किया, कंपेयर किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? इवैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्किंग कवर ही नहीं किया आपने। बेंचमार्किंग का डिसएडवांटेज क्या है, या इंटरनल बेंचमार्किंग से क्या सिद्ध नहीं होएगा, व्हाट वी कैन नॉट अचीव, दैट यू हैव नॉट रिटन। तो इसीलिए आपको भी 5 नंबर ही मिला। प्रोफेशनलिज्म का मैंने 1 नंबर और काट लिया, क्योंकि आपने दूसरे क्वेश्चन में इवैल्यूएशन स्केप्टिज्म मेंशन नहीं किया, तो प्रोफेशनलिज्म का वहां 1 नंबर कट गया। सो यू ऑल्सो गेट 15 बिकॉज ऑफ, you can say, first of all, since you have submitted 30 minutes late approximately, तो ये इवैल्यूएशन सही नहीं है। बिकॉज आप 30 मिनट अगर आप पूरा लिखे उतनी देर, तो 30 मिनट तो एग्जाम में मिलेगा नहीं। और सो दैट वे तो इट इज टोटली, आई विल से आउट ऑफ 25 5 ओनली, बिकॉज आपको समय मिलेगा कैसे? आई विल शेयर, वाई आई विल नॉट शेयर? आई विल शेयर, दैट्स माई जॉब। बट अब क्लास खत्म होने के बाद कोई वापस से सबमिट करेगा नहीं चलेगा। आप लोग को क्लास का टेस्ट क्लास में ही देना है भाई, ठीक है? बिकॉज वैसे भी हम लोग डिस्कस जब कर रहे हैं तो हम लोग कुछ छोड़ रहे थोड़ी ना। नाउ दिस इज शिशिर 1। सुब्रत आपका सबसे खराब है सर, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट समझे ही नहीं। आप पहला वाला रिक्वायरमेंट में भी नॉर्थ साउथ लिख रहे हैं, दूसरा में इट इज स्पेसिफिकली नॉर्थ साउथ, इवैल्यूएशन कवर नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस मान लीजिए ये सब, मेरे ख्याल से इन सबको करने में टाइम और एक्स्ट्रा लग रहा है कि टेबल को कॉपी करके पेस्ट करने में, बिकॉज एग्जाम में टेबल कॉपी पेस्ट वर्ड फाइल में होएगा नहीं। इफ इट इज एक्सेल यू कैन कॉपी पेस्ट इन एक्सेल, तो ये सब का जरूरत नहीं था। और आंसर इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज आपने पूरा इवैल्यूएशन, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, दूसरा क्या यूज होना चाहिए, और जो सेकंड क्वेश्चन में भी नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन है, और बेटर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सो हर जगह प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम इसीलिए है कि यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर स्टडी, सो यू आर नॉट इंप्रूविंग। यू आर डूइंग द क्लास, दैट्स ओके, बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी। मे बी यू आर वेरी बिजी, दैट प्रॉब्लम इज विथ यू, सो दैट इंप्रूवमेंट इज नॉट देयर। नाउ इट्स हाई टाइम। If you don't study in the right direction, this is difficult exam. All optional paper exam are very difficult to pass. It is even difficult than CA exams. तो वो जगह आपको इंप्रूव करना है सर। बुद्धि है, ब्रेन इज देयर, बट दैट इज नॉट कमिंग इन योर आंसर एज ऑलवेज नॉर्मली। तो क्या है कि आप जनरल सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा ना। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, वेदर आई एम कवरिंग ऑल द एरियाज और नॉट। जनरल नॉलेज तो अच्छा है आपका, यू हैव प्रैक्टिकल सेंस, इंग्लिश बढ़िया है, यू कैन राइट दैट, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। सो दैट प्रॉब्लम इज देयर विथ यू, विच आई ऑलवेज से। जब भी मैं बोलता हूं ये बात, तो मैं आपके लिए सबसे ज्यादा बोलता हूं ये बात, कि नॉट दैट यू आर बैड, यू कैन इजिली पास दिस एग्जाम, बट वो एफर्ट्स पुट नहीं कर रहे सर। तो नहीं पुट करने से गड़बड़ हो जाएगा सर। देन कम्स किम्बरली, यू हैव रिटन फैंटास्टिक, नथिंग टू से, बट यू हैव सबमिटेड द लास्ट। आप जो टाइम लिए उतना तो यार बोलने का मतलब, इवन दो योर आंसर 21 आउट ऑफ, इट इज एक्चुअली आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, देयर इज नथिंग टू से इन योर आंसर। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिल मांगे मोर फर्दर इंप्रूवमेंट, वो तो ऑलवेज रहेगा, लेकिन आपके पूरे आंसर में सब कुछ कवर्ड है। इंटरमिंगल, रिलेशनशिप, सीएसएफ, इवैल्यूएशन, देन इन दैट केस बेंचमार्किंग, उसका इवैल्यूएशन, नॉर्थ साउथ कंपैरिजन, एवरीथिंग, नथिंग इज लेफ्ट। Even I can give 25 out of 25 also. So for that reason, there is nothing but just comparative analysis of yours with others not possible because you have submitted very late, double time. तो उतना टाइम तो एग्जाम में मिलेगा नहीं यार, ठीक है? Because if we take more time, I think we all can write very good answer. अब आते हैं दूसरा वाला मैंने सबका चेकिंग नहीं किया है, खाली कुणाल का ही किया है, लेकिन सेकंड वाले में द सेकंड वन क्वेश्चन इज आस्किंग यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग। अगर आप ऊपर जाओगे तो उसका जैसे हाईलाइट करके मैं पढ़ रहा था जब आप लोग लिख रहे थे आंसर, आई वॉज रीडिंग द क्वेश्चन एंड आई वॉज हाईलाइटिंग दीज पॉइंट्स।
कि भाई द सीईओ हैज आस्क्ड यू टू कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन by briefly defining what is meant by AI and machine learning. Brief, आपको AI machine learning बताना है, and discussing the areas where AI and machine learning could be relevant to JOT's management, accounting, help contribute to improved performance for JOT. The CEO has also asked you to briefly advise on any ethical issues for JOT related to this technology. यहां पर रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से बताया गया है. नीचे तो रिक्वायरमेंट बहुत शॉर्ट में लिख दिया गया है, यूज ऑफ एआई एंड मशीन लर्निंग. लेकिन जब आप मार्किंग गाइडलाइंस में जाते हो, व्हेन यू गो इन मार्किंग गाइडलाइंस, तो मार्किंग गाइडलाइंस इज सेइंग दैट definition of AI and machine learning 1 mark each. Understand, sorry. I understand, because for you the time is very, very difficult. Because she is from UK and we are from India, so it is around 5.5 hours back. So when she is doing the class at that time, the sleeping time. So I am destroying her sleeping, sorry. But then आपके लिए एडजस्ट करते करते सबके लिए गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी. आई अंडरस्टैंड किम्बरली. You do want, I mean to say, it is easy to say, but it is very difficult to implement. कि आप क्लास वाले दिन क्या करिए, चेष्टा करिए कि you will be sleeping either after the class or before the class. आप उस समय सोचिए आप क्लास खत्म होने के बाद सोओगे. Yes, sorry. I can understand this is very difficult, because if the students are from different countries, how we will manage that time? That is also an issue. Sorry. Yes, you have to go to sleep at 7 to 2. It's okay. Or you can do that, कि don't sleep. After the class gets over, say 2 o'clock we are starting, 5 o'clock. Then 5 o'clock till 9 o'clock. You sleep at that time. But उससे 4 घंटा से होएगा नहीं. Yes. Or you need to leave office for at what time? Okay, sorry. 8 a.m. Then to not possible, sorry. You have to come back and then sleep. Okay, sorry, extremely sorry, but this cannot be managed. Definition of AI and machine learning, 1 mark each. Yes, I understand. I always 100%. So when you are practicing on your own, at that time at least follow the principles. Yeah. Sorry. Relevance to JOT's management accountant, 1 mark per point up to a maximum of 4 marks. Relevance of JOT's management accountants, 1 mark per point up to a maximum of 4 marks. Description of ethical issues, 1 mark per point up to a maximum of 3 marks. No specification of back blocks. Maybe they have written something in the model answer, black box, algorithm. बोला वो आपको नहीं लिखना है, उतना टेक्निकल नहीं बनना है, इन्होंने लिखा है. बट डिस्क्रिप्शन ऑफ एथिकल इश्यूज इज 3 मार्क्स. अभी क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई ऑलवेज कंसिडर कि अगर मान लीजिए वेबसाइट पे कोई आया, कौन से पेज पे है, कौन सा प्रोडक्ट वो बाई करना चाह रहा है, हाउ लॉन्ग ही वॉज देयर ऑन द वेबसाइट, और मे बी माई तो वेबसाइट इज वेरी सिंपल, नॉर्मल. बट अगर हम लोग, you can say in India, Infosys developed the new software for income tax department, GST वगैरह का भी सॉफ्टवेयर नया बन रहा है. तो I mean to say that उससे क्या पता चलता है? हर रिटर्न को अ पर्सन डोंट नीड टू इवैल्यूएट. रिटर्न सही है कि नहीं, इनकम सही है कि नहीं, किसको स्क्रूटनी में ले जाना है, क्या टेस्ट करना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया गया है कंप्यूटर को. द प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम वॉट एवर इज देयर इज taught to the computer, and then the system will automatically doing all the things which the human beings can do. But obviously the system is programmed. उसमें जो प्रोग्राम डाला गया है वो उसी की बेसिस पे बताएगा. अगर प्रोग्रामिंग गलत है, इश्यू है, then in that case वो ठीक से बता नहीं पाएगा. And we also say that in artificial intelligence, never, neither now, neither after 100 years, machine can replace human beings.
ह्यूमन बींग्स का जो सोचने का तरीका है, बिकॉज मशीन को ह्यूमन बींग्स इज मेकिंग ओनली, तो जो ह्यूमन बींग्स का कैपेबिलिटी है दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय आईटी. वी कैन सी सो मेनी वर्क, जनरल टाइप ऑफ वर्क, इवन हाई लेवल स्किल वर्क ऑल्सो मशीन कैन डू, बट दे कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन बींग्स. सो अगर हम लोग एथिकल इश्यू की बात कर रहे हैं, तो एथिकल इश्यू मतलब अगर हम लोग कोई भी नया सिस्टम लाते हैं, सारे दुनिया में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एम्प्लॉयर एक्सेप्ट नहीं करते, एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लगता, उनको अलग से ट्रेनिंग लेना पड़ता है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, उनका जॉब चला जाता है. एथिकल मतलब होता है प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म मतलब ACCA इंस्टीट्यूट सेज 4 to 5 principles of ethics: integrity, objectivity, competency, confidentiality, प्रोफेशनल बिहेवियर. मैं नहीं बोल रहा ये सब लिखना है, यहां इतना टाइम नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब भी कोई नया चीज लाने की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है प्रोफेशनल बिहेवियर. प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब whether the rules and laws of the land are applicable, are followed, and whatever suggestion we are giving, it is beneficial for everybody, how it is going to adversely affect anybody, और अगर वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे. प्रोफेशनल बिहेवियर यही बोलता है. तो अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब लेकर आएंगे तो इंप्लॉइज अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इंप्लॉइज विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. सम ऑफ द इंप्लॉइज विल लीव देयर जॉब, विल नॉट बी एबल टू वर्क, उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा. दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सेकेंड, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं तो ये कौन गारंटी दिया कि whatever the software is giving the information that is always correct only. It is based on some programming, some logarithm. अगर वो प्रोग्रामिंग गलत है तो इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट. और इंफॉर्मेशन इतना जो मिल रहा है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ वी कैन यूज इट, हाउ मच इफिशियंसी वी कैन ब्रिंग इन यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन. बिकॉज इंफॉर्मेशन तो मेरी वेबसाइट पे भी बहुत है, मैं कितना यूज करता हूं, क्या उसके ऊपर कर पा रहे हैं. It can help in decision making faster, but extra information will not be helpful for decision making. मतलब आपको जब एथिक्स बोलना है तो आपको ये बोलना है, और कुणाल ने लिखा भी है एक, बिकॉज आई हैव चेक्ड ओनली कुणाल, कि whether it is actually going to affect our sales or not. बट वो बहुत छोटा हो गया ना कुणाल जी, केवल एक लाइन, उसको थोड़ा इलेबोरेट करना होगा, बिकॉज एग्जामिनर आपको 3 नंबर तक अलॉट करने बोल रहा है. तो मैं एक लाइन पे तो 3 नंबर नहीं दे सकता ना, तो थोड़ा शॉर्ट है. दूसरे क्वेश्चन में भी थोड़ा लेंथ और इंक्रीज करना है. और यहां पर जो उन्होंने बोला है रेलेवेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर जॉट, तो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एक्सप्लेन कर रहे हो, यू नीड टू से फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द क्लोथ इंडस्ट्री, फॉर द जॉट. अगर आप उससे रेलेवेंस नहीं लगाओगे कि हाउ इट विल अफेक्ट इन इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी, इन इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द कंपनी, इन द सस्टेनेबिलिटी, वो कैसे हेल्प करेगा, अगर आप वो नहीं बोलोगे तो दे विल नॉट बी गिविंग यू मार्क्स. बिकॉज दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सीईओ इज आस्किंग हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग विल हेल्प आवर कंपनी, बिकॉज फॉर लास्ट 10 years we are not doing good, even we suffered loss, we again started making income, but फिर भी जो क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हुआ है, so that you need to say that how this as artificial intelligence and machine learning आपके बिजनेस में ग्रोथ करने में हेल्प करेगा. that you need to write. The second part, sustainability क्या है. 1 mark per relevant point up to a maximum of 3 points, limit to 1 mark if not related for clothing manufacturing. स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी लिखते हो लेकिन आप क्लोथिंग इंडस्ट्री जॉट से को रिलेट नहीं करते हो सस्टेनेबिलिटी को, आपको सस्टेनेबिलिटी लिखने का 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा. एग्जामिनर ने बोला है 1 mark per relevant point will explain the point on how sustainability could improve performance. सस्टेनेबिलिटी से परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा वो बताना है. 1 mark per relevant and well explained point on the role of management accountant. मैनेजमेंट अकाउंटेंट हाउ दे विल हेल्प इन ब्रिंगिंग द सस्टेनेबिलिटी, आपको वो बताना है, उस पे 3 नंबर. और अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऊपर में बेकायदा लिखा हुआ है कि यू नीड टू आंसर ऑल दीज 3 पार्ट्स. तो आप कोई आंसर लिख रहे हैं, तीनों पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं, केवल एक ही पार्ट लिखे जा रहा है, तो 6 नंबर तो और मिलेगा नहीं, 3 ही मिलेगा.
कुणाल ने तीनों कवर किया है, 3 पैराग्राफ में ऑल द 3 थिंग्स कवर्ड. आई लाइक्ड योर दिस पार्ट आंसर, बट थोड़ा लेंथ और बढ़ सकता था. दैट्स अदर थिंग. सस्टेनेबिलिटी इज थिंकिंग अबाउट द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट जनरेशन फॉर द बिजनेस यूजेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन रिक्वायरमेंट. इससे आपको 1 नंबर ही मिलेगा. आपको लिखना होगा सस्टेनेबिलिटी इन आवर क्लोथिंग इंडस्ट्री, वेदर इट्स रॉ मटेरियल, वेदर इट्स प्रोसेस, वेदर इट्स एनर्जी यूसेज, वो कैसे सस्टेनेबल बनेंगे. 1 मार्क पर पॉइंट ऑन व्हेन एक्सप्लेन्ड पॉइंट ऑन हाउ सस्टेनेबिलिटी कैन इंप्रूव. तो आपको सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सप्लायर से कॉन्टैक्ट, इंप्लॉय को ट्रेनिंग और यू कैन से एनर्जी रिसोर्सेस को कंजर्व करना है. और मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये सब के लिए सॉफ्टवेयर डेटा वगैरह में इंप्रूवमेंट करना है. So that these information we are getting, we can evaluate and we can say that whether our organization is going sustainable or not. इसमें कुणाल ने अच्छा लिखा है, मेरे को अच्छा लगा बिकॉज तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, तीनों पार्ट, एंड आंसर इज प्रॉपरली कवर्ड. गड़बड़ी कुणाल का थोड़ा सा यहां पर हुआ और ऊपर में एथिक्स के अंदर गड़बड़ हुआ. इवैल्यूएशन ऑफ एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, 1 मार्क ईच फॉर कॉस्ट लाइन एंड टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. ये पार्ट को कुणाल ने ठीक से कवर नहीं किया. मे भी हो सकता है टाइम प्रेशर कि हम लोगों को एग्जिबिट में दिया हुआ है तो हमें इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट मतलब ये नहीं बताना है कि केवल हमारा खर्चा ज्यादा है तो क्यों है, उसको कम कैसे कर सकते हैं. सो दैट इवैल्यूएशन पार्ट इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. लेआउट एंड प्रिंट आउट में डिफरेंट टू आंसर, मैक्सिमम 3 मार्क्स. आंसर में टेबल बनाकर आंसर दिया है, वो बोल रहे हैं कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है. जनरली आई विल नॉट एडवाइज मेकिंग टेबल इन द एग्जाम बिकॉज दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम. वैसे एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा बिकॉज जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको एग्जाम में वहां पर सॉफ्टवेयर में इंसर्ट है, इंसर्ट में ये टेबल रहता है. आप टेबल को क्लिक करके, ऑलरेडी द टेबल इज सेलेक्टेड, सॉरी, आप इंसर्ट में जाकर टेबल यहां से सेलेक्ट करके कॉलम रो ले सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा. बट जस्ट दैट कि आपको ये प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर में करना होगा ना कि वेदर यू कैन डू दिस और नॉट. आप सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा. अब यहां पर जो टाइप करना है लिखिए, कौन मना किया. टेबल में भी आंसर हो सकता है बट आप टेबल जैसे नॉर्मली वर्ड में सेलेक्ट करते हैं वैसे ही वहां पर टेबल सिलेक्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर. इट इज देयर, यू कैन सेलेक्ट द टेबल इन द वर्ड फाइल. That you can do, there is no problem. But it is not essential that the student has to answer based on table the way the model answer is written. 1 mark per relevant point up to maximum 3 marks. For maximum 3 marks benefit of EMA. Benefit of EMA environment management accounting. उसका benefit ये है कि we are responsible for environment protection. ESG, economy, society, माने इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस. तो अगर हम लोग इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ईएमए की बात करें तो हम लोग के पास मेजर्स होने चाहिए जिससे हाउ मच प्रोटेक्शन वी आर गिविंग टू इन्वायरमेंट, हाउ मच रिसाइकलिंग वी आर डूइंग. ये सब चीज अगर हम नहीं निकालते हम इसको कैलकुलेट करेंगे, उनको वैल्यू करेंगे और उनको अकाउंटिंग मेजर्स में अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट करेंगे सो दैट फॉर द फ्यूचर जनरेशन वी विल बी एबल टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल. And we need to say that उससे we will be able to attract staff, we will be able to, you can say, environment management accounting करने से हम अपने बिजनेस में कॉस्टिंग प्रॉपर निकाल पाएंगे. लाइक कुणाल, यू वे आर रेटिंग एबीसी कॉस्टिंग बिकॉज इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड बाय एबीसी और डिफरेंट मेथड्स. तो हम लोग उसको लगाकर हम लोग ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट में आए, हमें पता चले. Maybe some cost is increasing. How can we control that environment related cost? Because in the long run, it will be bringing sustainability and it will be helping attracting customers, staff and other stakeholders. ये वाला पार्ट आपने पूरा प्रॉपर लिखा नहीं, ईएमए पूरा कवर नहीं हो पाया. अब ऑब्वियसली मेरे को जैसा लगता है कुणाल के लिए इंप्रूवमेंट इज स्लाइटली लेंथ नीड टू बी मोर. क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग इज ओके, सिलेबस इज नोन, प्रैक्टिस इज बीइंग डन. थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाना है, चेष्टा करनी है थोड़ा सा और लिख पाए तो इन दैट केस एग्जाम से टेंशन दूर, खत्म. अब
मैं अगर बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई आंसर लिखूंगा, आप लोग भी ऐसा ही बोलेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू बिकम एग्जामिनर फॉर योर आंसर। जब आप आंसर लिखते हैं स्टूडेंट बनिए, जब आप इवैल्यूएट करते हैं एग्जामिनर बनिए। एग्जामिनर बनने के लिए एग्जामिनर का सारा बात सुनना है, मार्किंग गाइडलाइंस, मॉडल आंसर, एग्जामिन टिप्स एंड ऑल, उसमें बहुत टाइम लगता है। देन ओनली यू कैन से दैट कि वेयर यू नीड टू इंप्रूव, अदरवाइज तो संभव नहीं है, बिकॉज चीज पढ़ के भी फिर होएगा नहीं। इट विल नॉट बी पॉसिबल इफ वी डोंट डू दीज थिंग्स। ये मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं। जो लोग आंसर सेकेंड पार्ट का सबमिट नहीं किया, आप कर देना, कोई बात नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। आई विल गिव यू मार्क्स ऑन द सेकेंड पार्ट। अभी हम लोग बात कर चुके कि नेक्स्ट क्लास मंडे पूरा 3 घंटे का टेस्ट है। नेक्स्ट क्लास मंडे पूरे 3 घंटे का टेस्ट है। मैं आपको दूंगा, आपको 3 घंटे में आंसर लिखकर सबमिट करना है। कोई चीज रेफर नहीं करनी, बी जेन्युइन। जेन्युइन होना है कि आपको 3 घंटे में क्या कैसा मार्क्स आ रहा है। आप अपना रिवीजन करते रहिए, उसके बाद मंडे के बाद फिर रिवीजन करेंगे। वी कैन डू वन थिंग दैट if somebody will say that sir I will be free 3 hours at this time, so I will be sending you on Monday that time only. मेरे ख्याल से नॉर्मली फॉर सिसिर एंड ऑल दैट, दोज हु आर फ्रॉम इंडिया और एशियन कंट्रीज, उनके लिए तो ये टाइम ही बेटर है। किम्बरली आपके लिए दूसरा टाइम दे दिया जाएगा। मुझे भी लगा सर इवन बिफोर सबमिटिंग मेरा राइट अप काफी शॉर्ट में लिखा गया। काफी शॉर्ट नहीं है, थोड़ा सा, काफी नहीं है। काफी होता तो 15 नंबर थोड़ी ना देते यार, थोड़ा शॉर्ट है। मतलब इट इज 80 to 85%, यू रिक्वायर फर्दर 15% बस। Kimberly, when I will be giving the mock test paper and I want exactly in 3 hours, when do you want? अच्छा, नॉर्मल टाइम ओनली 7 AM, ओके। बट आपको 3 घंटे में फिर से वही करेंगे सर, 10 मिनट और लेट, आधा घंटा और, ये वो नहीं चलेगा। आपको मंडे को सबमिट करना है 3 घंटे में। 7 o'clock आई विल मेल, यू ऑल विल सबमिट बाय 10। I think I will be able to manage normal time on Monday, sir, because I can adjust my timing on Saturday and Sunday, adjust body time clock. Okay, no issue. ठीक है? So study as per instructions, because गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ अगर बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 15 minutes रीडिंग टाइम नहीं है सर। आप लोग को आंसर 3 घंटे में ही लिखना है, ठीक है, जो मैंने बोला था। No 15 minutes reading time. Because when we perform in 3 hours in exam, we will be getting extra time. अच्छा लगेगा। Okay? ठीक है? So meeting on Monday morning 7 AM, I will be sending you mock paper. Okay? 15 मिनट मिलता भी नहीं है एग्जाम में, इधर उधर लगी जाता है उसको। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर 4 मिनट मिलता भी है तो वो 4 एक्स्ट्रा ही पकड़े ना एग्जाम में यार। उसको हम लोग मान लेते हैं, वो नहीं है। बिकॉज मैं तो जानता हूं ना, मैंने भी तो एग्जाम दिए हैं, कि हम लोग जब पेपर नॉर्मली फिजिकल बेसिस पे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए मिल जाता है, हम उसमें क्या कर लेते हैं, बहुत खास कुछ नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर अपने सोच के चले कि 3 आवर्स ही मिलेगा, वही ठीक है, तो और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। yes, I will give word. No, it will be PDF file, sorry, it will be PDF file. You want word file? I will convert PDF into Word also. I will give Word and PDF both. But you all will submit the answer in Word file, not PDF. Okay? Through mail only, yes. No, I will give PDF also, Word also, जिससे कुछ copy paste करना हो तो it can be done easily. So I will give Word and PDF both. Because in exam you will be able to do that easily, na? So in class test also you should be able to do that. ठीक है? Okay. Thank you to all of you for joining the live class and analyzing your competency, analyzing your level. That is very essential. Thank you. Tada.